बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हुमैरा अरशद विद लेक्चर इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन टेक्निक्स चैप्टर 9। इवैल्यूएशन टेक्निक्स में हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएशन और इसके साथ साथ गोल ऑफ इवैल्यूएशन, और हमने इवैल्यूएशन डिज़ाइन में कोग्निटिव वॉकथ्रू को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास इवैल्यूएटिंग डिज़ाइन में आ रहा है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। तो अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। ह्यूरिस्टिक, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक क्या है, ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है। तो ह्यूरिस्टिक बेसिकली हमारे पास ये है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लाइक आपने पास्ट में कोई एक्सपेरिमेंट किया है और आपके पास उस चीज़ को, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया है और आपने उसके एक्सपीरियंस के स्टेप्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। अब आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फर्दर कोई नेक्स्ट चीज़ जो है उसको आप फील्ड में लेके आते हैं। लाइक आपने पास्ट में कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है तो आपने उसको डेवलप करने का जितने लाइफ साइकिल है उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं और वो आपके पास एक आपका एक्सपीरियंस है। इसी तरह जो आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है उसकी बेस पर आप नेक्स्ट जो है किसी भी चीज़ के बारे में एक तरह से कह लें कि कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस होने के बारे में पेशन गोई कर सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट हो सकता है। अब यहाँ पर हम जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं इसको प्रपोज किया है नील्सन और मॉलिक ने। इसमें सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया है यूजेबिलिटी क्राइटेरिया आर आइडेंटिफाइड। यूजेबिलिटी के क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। क्राइटेरिया बता दिए जाते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 क्राइटेरियाज हैं और आपने उन क्राइटेरियाज को फॉलो करना है और उन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिज़ाइन एग्जाम्ड बाय एक्सपर्ट टू सी इफ़ देयर आर इफ़ दीज आर वायलेटेड। अब यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट डिज़ाइन हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं या हमारे डेवलपर हैं, वो ये देखते हैं कि जो हमने अबव यूजेबिलिटी क्राइटेरियाज़ को मेंशन किया है कि आपने इन क्राइटेरिया को फॉलो करना है, क्या उन क्राइटेरियाज़ को फॉलो किया जा रहा है या उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, क्या क्राइटेरिया वायलेट तो नहीं हो रहा। हमने इस चीज़ को स्पेसिफाई करना होता है। अगर तो वायलेट किए जा रहे हैं रूल, मतलब कि जो हमने यूजेबिलिटी के क्राइटेरियाज डिफ़ाइन किए हुए हैं, यूजेबिलिटी के क्राइटेरिया में हमारे पास लर्नेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि क्या ये सारे क्राइटेरिया को वायलेट तो नहीं किया जा रहा, और अगर कहीं पे ऐसा पॉइंट है जहाँ पर यूजेबिलिटी क्राइटेरिया को वायलेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके डिज़ाइन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। जिस तरह हमने कोग्निटिव वॉक थ्रू इवैल्यूएशन में देखा था कि हमें स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन परफॉर्म करनी पड़ती है, लाइक आप हर स्टेप पे सीरीज़ ऑफ एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसी तरह ह्यूरिस्टिक में भी आपने 1 बाय 1 सीरीज़ ऑफ एक्शन परफॉर्म करने हैं ताकि आपके पास एग्जैक्ट आउटपुट आए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ ह्यूरिस्टिक हैं कि ह्यूरिस्टिक एग्जांपल सिस्टम बिहेवियर इन प्रेडिक्टेबल। सेकंड हमारे पास ह्यूरिस्टिक एग्जांपल है सिस्टम बिहेवियर इज कंसिस्टेंट और थर्ड वन हमारे पास है फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड। पहली एग्जांपल जो है हमारे पास सिस्टम बिहेवियर इन प्रेडिक्टेबल। यहाँ पर ये देखा जाता है कि सिस्टम का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट एक्शन आपको खुद ब खुद आ रहा है या नहीं आ रहा, लाइक आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपने इस चीज़ को यहाँ पे मेक श्योर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट, लाइक आप जो सेम आउटपुट आपके पास आ रही है या नहीं आ रही, लाइक आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो आपकी जो डिज़ायर आउटपुट है वो आ रही है या नहीं आ रही, लाइक आपकी आउटपुट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है फीडबैक प्रोवाइडेड, कि आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है।
ह्यूरिस्टिक को गाइडलाइन भी कहा जाता है. ह्यूरिस्टिक इज़ अ गाइडलाइन और अ जनरल प्रिंसिपल और रूल ऑफ थंब दैट कैन बी गाइड अ डिज़ाइन डिसीजन और बी यूज टू क्रिटिक अ डिसीजन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक है उसको हम गाइडलाइन भी कह सकते हैं और ये हमारे पास जनरल प्रिंसिपल हैं. अब ह्यूरिस्टिक में दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, गाइडलाइन और जनरल प्रिंसिपल. और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ये है कि ह्यूरिस्टिक को हम रूल ऑफ थंब भी कहते हैं. लाइक आपके थंब की जो जब आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड कर लेते हो तो आपका थंब जो है वो जिस डायरेक्शन में है वो आपकी राइट डायरेक्शन है, वो आपकी डिसीजन जो आपकी डिसीजन डायरेक्शन है वो थंब आपका शो करता है कि आपने इस जो है वो इस तरफ जो आपका रूल है उसको आपने फॉलो करना है. लाइक मूवमेंट ऑफ थंब आपके डिसीजन को इंडिकेट करता है. इसको हम कहते हैं ये हमारा रूल ऑफ थंब है. रूल ऑफ थंब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है. रूल ऑफ थंब को दोबारा से मैं बता देती हूँ कि लाइक आप अपनी फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो आपका जो थंब है वो जिस डायरेक्शन में होता है आप उसको थंब आपका इंडिकेट करता है आपके डिसीजन को. मूवमेंट ऑफ थंब आपके डिसीजन को इंडिकेट करता है कि आपने क्या डिसीजन लेना है. इसी तरह ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन सो इट इज़ यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग अर्ली डिज़ाइन. डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें हम अपनी ह्यूरिस्टिक सेट कर लेते हैं. अब यहाँ पर ह्यूरिस्टिक सेट करने का मतलब क्या है, लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो को चेक करना, लाइक इन्फिनिटी लूप को चेक करना. तो ये हमारे पास कुछ ह्यूरिस्टिक है जो हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर देते हैं और हमने इनको फुलफ़िल करना होता है. It can also be used on prototype, storyboard and fully functional system. Heuristic को आप storyboard like prototype और fully functional system पर भी अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पर भी आप heuristic rules को डिफ़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जर्नल आइडिया बिहाइंड ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन इज़ दैट सेवरल इवेल्युएटर इंडिपेंडेंटली critic a system to come up with potentially usability problem. अब इसका जनरल आइडिया ये है कि एक क्रिटिक नहीं चलेगा, बहुत से लाइक एक ही जो आपका इवेल्युएटर है उसकी आउटपुट या उसके क्रिटिक पर जो आपकी प्रिडिक्टेबल सिस्टम है उस पर नहीं चलेगा, बल्कि इसमें बहुत से इवेल्युएटर इंडिपेंडेंटली आपके सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे. और अगर आपके पास एक कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको कहते हो कि ये आपके पास पोटेंशियल यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है. और यानी कि मल्टीपल इवेल्युएटर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट वे से इंडिपेंडेंटली आपके सिस्टम को, आपके प्रोडक्ट को इवेलुएट किया है. और इवेलुएट करने के आउटपुट जो है वो सब लाइक 5 इवेलुएटर हैं या 6 इवेलुएटर हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली आपके प्रोडक्ट को इवेलुएट किया है. और इवेलुएट करने के बाद आपकी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कहोगे कि आपके पास पोटेंशियल यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है और आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है. और ये चीज़ इस पॉइंट को मेक श्योर करती है कि अगर 4 और 5 इवेलुएटर इंडिपेंडेंटली इवेलुएट कर रहे हैं और उनकी आउटपुट प्रॉब्लम जो है वो सेम आ रही है तो आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है. समटाइम ऐसे होता है कि आपका एक इवेलुएटर जो है लाइक आप 5 इवेलुएटर आपके किसी भी सिस्टम को इवेलुएट करते हैं तो उसमें 4 की सेम आउटपुट आ रही होती है. लाइक 4 इवेलुएटर एक सेम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और एक इवेलुएटर ऐसा है जिसने डिफरेंट इवेलुएशन लाइक जिसकी आउटपुट इवेलुएशन की आउटपुट जो है वो डिफरेंट आ रही है. तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं प्रॉब्लम है और इसको ओवरकम करना है. लेकिन जब आपके 5 इवेलुएटर हैं और सेम प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कहोगे कि ये आपके पास पोटेंशियल यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है. अब जब आप ह्यूरिस्टिक इवेलुएशन में इवेलुएशन के थ्रू किसी भी सिस्टम को या प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हो तो इसमें आप डिफरेंट स्केल बना लेते हो. 0 to 10 आप डिफरेंट स्केल और उनकी अगेंस्ट कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आप डिफ़ाइन कर देते हो. लाइक आपके पास इवेलुएशन स्केल्स हैं, लाइक 0 है तो 0 का मतलब है आई डोंट एग्री
दैट दिस इज़ अ यूजिबिलिटी प्रॉब्लम एट ऑल। लाइक ये आपकी ज़ीरो फिगर जो है वो आपके ज़ीरो स्केल जो है वो आपकी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। लाइक 1 है तो इसका मतलब है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ओनली नीड नॉट टू बी फिक्स्ड अनलेस एक्स्ट्रा टाइम इज़ अवेलेबल ऑन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम कॉस्मेटिक 1 जो हमारा स्केल है उसको हमने कह दिया कि हमारे पास कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम लाइक आपका कलर चेंज होना है या बटन की पोजीशन चेंज होनी है या कुछ इस तरह से इनमें कलर में साइज़ में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज होने वाली है तो आप उसको चेंज करते हो और इसको आप कहते हो कि आपकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। तो इसको अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, प्रोजेक्ट आपका टाइमली बाकी जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो टाइमली डेवलप हो सकती हैं, तो आप बाद में इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट इवेल्यूएटर स्केल है, इवेल्यूएशन स्केल है, लाइक 2 है, तो ये आपका शो करता है माइनर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम, फिक्सिंग दिस शुड बी गिवन बिलो प्रायोरिटी। लाइक आपके पास यहाँ पर माइनर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास यूजिबिलिटी स्केल आता है नंबर 3, मेजर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास स्केल 3 आ रहा है उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास मेजर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है, और इसका मतलब है कि इसको ये इम्पोर्टेंट है इसको फिक्स करना, इसको रिमूव करना, और ये जिस तरह की भी प्रॉब्लम है लाइक यूजिबिलिटी, मेजर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम है और इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्केल 4 आ जाता है। स्केल नंबर 4 हमें ये इंडिकेट करता है कि इम्पेरेटिव टू फिक्स दिस बिफोर कैन बी रिलीज। अब यहाँ पर नीलसन क्या कहता है, नीलसन अपने 4th इवेल्यूएटर स्केल में कहता है जी कि अगर तो आपके पास इवेल्यूएट करने के बाद आप नंबर 4 स्केल को हाईलाइट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट में मेजर प्रॉब्लम है और आपने उसको रिमूव करना है। अगर आप इसको रिमूव किए बगैर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं या आप इसको रिलीज़ कर देते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने इवेलुएटर स्केल में 0 to 4 अभी 0 से शुरू हो रहे हैं और 4 पे, लाइक ये 5 स्केल्स हैं और हम देख रहे हैं कि 0 से ऑनवर्ड जब हमारा स्केल बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ होती जा रही है, लाइक मेजर प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट जो इवेल्यूएटर हैं वो अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर अपने यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक सेट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर रूल्स बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। जिस तरह से अभी यहाँ पर हमने नीलसन के इवेल्यूएटर्स को डिस्कस किया है, इस तरह डिफरेंट साइंसेस जो हैं वो डिफरेंट अपने एक्सपीरियंस की बेस पर रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमारी ह्यूरिस्टिक इवेल्यूएशन ख़त्म हो गई है। मैं ह्यूरिस्टिक इवेल्यूएशन को समराइज़ कर देती हूँ। ह्यूरिस्टिक इवेल्यूएशन प्रपोज की नीलसन ने, और यहाँ पर हमने यूजिबिलिटी क्राइटेरिया को के बारे में बताया कि हमने यूजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स कर लिया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि क्या यूजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। उसके बाद हमने देखी यूजिबिलिटी की एग्जांपल। इसमें हमारे पास आ जाता है सिस्टम बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, सिस्टम बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए, और थर्ड वन हमारे पास था फीडबैक प्रोवाइडेड। इसके बाद हमने ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ा कि ह्यूरिस्टिक को जनरल गाइडलाइन भी कहा जाता है, जनरल प्रिंसिपल भी कहा जाता है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूरिस्टिक को रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है। रूल ऑफ थंब का मतलब है मोमेंट ऑफ थंब आपके डिसीजन को इंडिकेट करता है, मूवमेंट ऑफ थंब आपके डिसीजन को इंडिकेट करता है। इसके साथ हमने पढ़ा है जी कि डिज़ाइनिंग जब करनी है तो उसमें आपने कुछ ह्यूरिस्टिक सेट कर लेने हैं, लाइक आपने इन्फिनिट लूप सेट कर लेना है या इन्फिनिट लूप की ह्यूरिस्टिक आप सेट कर लें या डिवीजन बाय ज़ीरो की ह्यूरिस्टिक सेट कर लें। इस तरह से आप डिफरेंट ह्यूरिस्टिक अपनी सेट कर सकते हैं। इसके साथ हमने इवेल्यूएटर स्केल्स डिस्कस किए। इवेल्यूएटर स्केल हमने 5 इवेल्यूएटर स्केल डिस्कस किए जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 4 तक हमने पढ़े, लाइक 0, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास 5 नीलसन ह्यूरिस्टिक
5 नील्सन इवेल्युएटर स्केल हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास नील्सन के 10 ह्यूरिस्टिक्स। नील्सन के 10 इम्पॉर्टेंट ह्यूरिस्टिक्स। इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेती हूँ कि नील्सन के 10 ह्यूरिस्टिक इम्पॉर्टेंट हैं। 10 ही ह्यूरिस्टिक हैं और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास नील्सन ह्यूरिस्टिक आता है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेट। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेट बेसिकली ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन जो है वो बेसिकली ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन में आप नील्सन के जो 10 प्रिंसिपल हैं उनको ड्राइव किया है और इनके 10 प्रिंसिपल जो हैं उनमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेट। इस स्टेट पर यूज़र को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आप अब इस स्टेज पर हैं। लाइक इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें, लाइक आप कोई होम डिलीवरी करवाते हैं या लाइक आप डोमिनो पिज़्ज़ा ट्रैकिंग करवाते हैं तो उसमें आपको जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ऑर्डर का टाइम भी शो हो रहा होता है। देन आपके पास प्रोग्रेस आ रही होती है कि आपका जो भी ऑर्डर है वो इन प्रोसेस है या आप रेडी है या इतने टाइम में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेट, यानी कि सिस्टम की स्टेट को विजिबल रखा गया है ताकि यूज़र सेटिस्फाई रहे और यूज़र को प्रोग्रेस पता चलती रहे कि आप अभी किस स्टेट पर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैच बिटवीन दी सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो भी सिस्टम है या प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो सिस्टम है और रियल वर्ल्ड दोनों के साथ उसको कनेक्ट कर सकें ताकि यूज़र को कनेक्शन फील हो कि आप रियल वर्ल्ड और सिस्टम के दरमियान में कनेक्टिविटी कर रहे हैं। लाइक आपके पास आई बुक है, ठीक है, ये आई बुक आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपको डिफरेंट बुक्स शो होती हैं और वो आपको एक लाइब्रेरी की तरह एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जिसमें डिफरेंट शेल्फ्स आपको नज़र आएंगी और शेल्फ में बुक होंगी। लेकिन बेसिकली ये आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि लाइक जैसे आप रियल में लाइब्रेरी जाते हैं और आप वहाँ से बुक चूज़ करते हैं, उसी तरह से आप आई बुक सॉफ्टवेयर में भी इसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह से आप लाइब्रेरी में करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र को कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं और फिर फ्रीडम देते हैं, कंसिस्टेंसी आ जाती है और स्टैंडर्ड आ जाते हैं। नील्सन के डिफरेंट कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। फिफ्थ वन ह्यूरिस्टिक आपके पास एरर प्रिवेंशन आ जाता है, आपने एरर को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट 6 वन आपके पास आ जाता है रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। एंड 7th वन आपके पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। एंड 8th वन नील्सन ह्यूरिस्टिक आपके पास आ जाता है मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। और 9th वन आपके पास आ जाता है हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। लाइक आपने कोई भी एरर है उसको रिकॉग्नाइज करना है, डायग्नोज करना है और उसको ओवरकम करना है। और लास्ट आपके पास ह्यूरिस्टिक नील्सन ह्यूरिस्टिक आ जाता है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। आपने प्रॉपर हेल्प के लिए डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करनी है। ये 10 इम्पॉर्टेंट नील्सन ह्यूरिस्टिक थे और इसके साथ हमने ये पढ़ा कि ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन किस तरह से की जाती है और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करने का क्या मकसद है। अब नेक्स्ट हमारे पास नील्सन ह्यूरिस्टिक का ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि नील्सन एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट बिटवीन 3 and 5 इवेल्युएटर इज सफिशेंट विद 5 यूजुअली रिजल्टिंग इन अबव 75% ऑफ द ओवरऑल यूजेबिलिटी प्रॉब्लम बीइंग रिकवर्ड। इसका मतलब ये है कि जो नील्सन एक्सपेरिमेंट है वो इंडिकेट करता है कि जब आपके पास 3 और 5 इवेल्युएटर जो है वो किसी भी सिस्टम को इवेल्युएट करते हैं तो आपके पास सफिशेंट है, उसका रिज़ल्ट आप कह सकते हैं कि 75% एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आप इससे यूजेबिलिटी प्रॉब्लम को डिस्कवर कर सकते हैं और उसको ओवरकम भी किया जा सकता है।
यहाँ पर हमारा ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में आपको याद हो तो हमने डिज़ाइन इवैल्यूएटिंग डिज़ाइन में तीन चीज़ें डिस्कस करनी थी, कॉग्निटिव वॉक थ्रू, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन और थर्ड वन हमारे पास रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉग्निटिव वॉक थ्रू पे बात की है, अभी इसी लेक्चर में हमने नील्सन ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की बात की है और थर्ड वन हमारे पास एक पॉइंट रह जाता है रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन। तो अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन, उसमें किस तरह से इवैल्यूएशन की जाती है। रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन, फर्स्ट वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिजल्ट्स फ्रॉम द लिटरेचर यूज्ड टू सपोर्ट और रिफ्यूट पार्ट ऑफ डिज़ाइन। अब यहाँ पर ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि जो हमारे पास प्रीवियस स्टडी है, जो हमारा लिटरेचर है, उसको स्टडी किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है और उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसकी बेस पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम कोई भी डिज़ाइन का पार्ट है या जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, उसका कोई मॉड्यूल है, उसको हमने सपोर्ट करना है या रिफ्यूट करना है। क्योंकि आप रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन में लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, यानी आपका जो पास्ट है, पास्ट में जितने एक्सपेरिमेंट हुए में हैं उनको डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं, उसकी आउटपुट को देखते हैं और देन आप प्रीवियस स्टडी की बेस पर आप जो आपका करंट आउटपुट है उसको जज करते हैं कि आपका करंट आउटपुट क्या हो सकता है। रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन में री इन्वेंट करने की बजाय प्रीवियस स्टडी को देखते हैं कि आप जो प्रीवियस स्टडी है, जो प्रीवियस लिटरेचर है, उसकी बेस पर आप कोई भी जो आपने आउटपुट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसको सपोर्ट करना है या आपने रिफ्यूट करना है। आप ये डिसीजन पास्ट या प्रीवियस स्टडी जो है, प्रीवियस लिटरेचर है, उसकी बेस पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है केयर नीडेड टू इंश्योर रिजल्ट आर ट्रांसफरेबल टू न्यू डिज़ाइन। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलप किया है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए किसी भी न्यू मॉडल में। थर्ड वन हमारे पास पॉइंट आ जाता है मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन। मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन होनी चाहिए। लाइक आपके पास फोर्थ वन पॉइंट आ जाता है कॉग्निटिव मॉडल यूज टू फिल्टर डिज़ाइन ऑप्शन। डिफरेंट कॉग्निटिव मॉडल्स को कॉग्निटिव मॉडल्स का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है और इनको जो भी जितने भी हमारे पास कॉग्निटिव मॉडल हैं उनको फ़िल्टर डिज़ाइन ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक आपके पास गोम्स प्रिडिक्शन ऑफ यूज़र परफॉर्मेंस, आपके पास गोम्स प्रिडिक्शन जो है उसको आप यूज़र की परफॉर्मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट वन हमारे पास रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन का पॉइंट है वो है डिज़ाइन रैशनल कैन आल्सो प्रोवाइड यूज़फुल इवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन। तो आपके पास डिज़ाइन रेशनल कैन बी जो आपके पास डिज़ाइन रेशन है वो आपको इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल प्रोवाइड कर सकती हैं। बेसिकली रिव्यू बेस्ड इवैल्यूएशन का ओवरऑल जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने जो भी रिज़ल्ट प्रोवाइड करने हैं या जैसे भी आपने किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना है तो वो आपने कुछ भी जो है वो री इन्वेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास प्रीवियस स्टडी है आपने उनको देखते हुए आपने कोई ना कोई प्रीवियस का जो एक्सपीरियंस है या प्रीवियस आउटपुट है आपके पास लाइक प्रीवियस कोई भी रिसर्च हुई भी है या प्रीवियस आपकी कोई भी लिटरेचर है उसमें आपने जो भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं तो आपने उनको फॉलो करते हुए अपनी जो करंट आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं उसको आपने जज करना है कि क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे या आप उसको डिफ्यूट करेंगे। A final approach to expert evaluation exploit this inheritance using previous result as evidence to support or refute aspect of the design.
रिव्यू बेस्ड इवेलुएशन समराइज़ कर देती हूँ इस इवेलुएशन टेक्निक को, कि बेसिकली इसमें आपने लिटरेचर की बेस पर ही डिसीजन लेना होता है, और लिटरेचर को यूज़ करते हुए आपने रिज़ल्ट को फाइनलाइज करना है कि आपने इसको सपोर्ट करना है या रिफ्यूट करना है। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जब आपने आपका जो डिज़ाइन है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मॉडल बेस्ड इवेलुएशन होनी चाहिए, कोग्निटिव मॉडल्स जो है उनको यूज़ किया जाता है फ़िल्टर डिज़ाइन ऑप्शन के लिए। और लास्ट वन हमारे पास पॉइंट था, डिज़ाइनेशन कैन आल्सो प्रोवाइड यूज़फुल इवेलुएशन इंफॉर्मेशन। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर हमने दो इवेलुएशन टेक्निक्स को पढ़ा है। सबसे पहली जो थी कॉग्निटिव, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के इस लेक्चर में हमने ह्यूरिस्टिक इवेलुएशन और रिव्यू बेस्ड इवेलुएशन को स्टडी किया है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।